हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11 का सब्जेक्ट है विषय भूगोल, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसकी एक पुस्तक है, उसका अध्याय जो 9 है, पाठ संख्या 9, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान। उसके पाठ्य पुस्तक के अंत में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके प्रश्नों के पूरे उत्तर बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको प्रश्नोत्तर के पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो आपको मिलते रहें। सबसे पहला प्रश्न इसमें अभ्यासोदय वाले हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो 21 जून को सीधी पड़ती है, वो कर्क रेखा पर पड़ती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। तो पहले का उत्तर जो है वो सही उत्तर ख है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबा होता है? तो 4 ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, लंबी तरंग दैर्ध्य वाले स्थलीय विकिरण से। इसके बाद में अगला प्रश्न संख्या 4 है, निम्न पदों को उसके उचित विवरण के साथ में मिलाना है। तो मैंने पहले ही मिला दिया है। तो सूर्यातप का हो जाएगा आने वाली सौर विकिरण, एल्बिडो का हो जाएगा किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत, समताप रेखा का हो जाएगा समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, और वार्षिक तापांतर हो जाएगा सबसे उष्ण और सबसे शीत महीनों के मध्य का तापमान का अंतर। अच्छा, इसके बाद में 5वां प्रश्न है, पृथ्वी के विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का तापमान अधिकतम होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क, विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कम बादल होते हैं। अच्छा, इसके बाद में प्रश्न संख्या 2, 30 शब्दों में उत्तर देने वाले प्रश्न हो गए। पहला है इसमें, पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण किस प्रकार जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है? इसका उत्तर देख लेते हैं। तापमान के असमान वितरण से मौसम और जलवायु दोनों प्रभावित होते हैं। जिस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है उस क्षेत्र में हवाएं कम तापमान वाले क्षेत्रों से चलती है, इसलिए विषुवतीय प्रदेशों से हवाएं ऊपर उठ जाती है और हवाएं अपने दोनों गोलार्धों, उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में उतरती है, जिसके कारण वहाँ का वायुदाब अधिक हो जाता है। शीत ऋतु में हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है, इसलिए हवाएं शुष्क होती है। ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है, इसलिए पवनें आर्द्र होती है। तापमान का असमान वितरण वायु की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। चक्रवात की उत्पत्ति भी तापमान के असमान वितरण का कारण होती है। इस तरह तापमान के असमान वितरण से मौसम और जलवायु दोनों प्रभावित होते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, वे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? तो तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांश, ऊंचाई, स्थल, जल, प्रचलित पवनें, महासागरीय धाराएं आदि। इनका एक एक करके वर्णन देखते हैं। सबसे पहले अक्षांश। अप्रैल से जून तक उत्तरी गोलार्ध में, दिसंबर से मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में सूर्यातप वो अधिक रहता है तथा सितंबर और मार्च इन 2 महीनों में जो है वो विषुवत रेखा पर सूर्यातप है वो अधिक रहता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया ऊंचाई। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है, या यूँ कहें 1000 मीटर की ऊंचाई पर है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है सेंटीग्रेड तापमान है वो कम हो जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने बताया जो 1000 मीटर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए पर्वतीय भागों की अपेक्षा मैदानी भागों में तापमान है वो अधिक मिलता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है स्थल व जल। जलीय भागों की अपेक्षा स्थलीय भागों में सूर्यातप अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि जलीय भाग है वो जल्दी देरी से गर्म होते हैं और देरी से ठंडे होते हैं, जबकि स्थल भाग है वो जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ही ठंडे होते हैं। इसके बाद में है प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें अपने क्षेत्रों में तापमान दशाओं को प्रभावित करती है। महासागरों की ओर से बहने वाली प्रचलित पवन वहाँ के मृदु तापमान का प्रभाव समीपवर्ती स्थल पर लाती है। इसके बाद में अगला पॉइंट है महासागरीय धाराएं। गर्म धाराएं समीपवर्ती ठंडे स्थल भाग का तापमान बढ़ा देती है और ठंडी धाराएं समीपवर्ती गर्म स्थल का तापमान है वो घटा देती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत में मई में तापमान सर्वाधिक रहता है लेकिन उत्तरायणांत के बाद में तापमान अधिकतम नहीं होता, क्यों? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत में मई में तापमान अधिकतम होने का मुख्य कारण है वो सूर्य का उत्तरायण होना है। सूर्य उस वक्त कर्क रेखा पर लंबवत रूप से चमकता है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर के लगभग गुजर रही है, लेकिन यह तापमान मई के अंत तक ही संपूर्ण भारत में अधिकतम रहता है, क्योंकि मई के अंत में मालाबार तट पर वर्षा की शुरुआत हो जाती है, जिसके कारण दक्षिणी भारत में तापमान में वृद्धि नहीं हो पाती है। भले ही उत्तर भारत में तापमान में वृद्धि 21 जून तक जारी रहती है और यहाँ जून के पहले सप्ताह में तापमान अधिकतम देखने को मिलता है।
अच्छा, इसके बाद में जब हम देखेंगे अगला प्रश्न है वो है साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है और वो क्यों होता है। तो इसका सही उत्तर है साइबेरिया के मैदान में समुद्र से जो है साइबेरिया का मैदानी भाग वो समुद्र से काफ़ी दूर है और समुद्र से दूर वाले क्षेत्रों में विषम जलवायु है वो पाई जाती है। अर्थात साइबेरिया के मैदानी भागों में शीत ऋतु में तापमान जो है -18 से -48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। इस तरह से साइबेरिया के मैदानी भागों में वार्षिक तापांतर वो -68 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, जो कि बहुत ही अधिक है। इसका मुख्य कारण है कोष्ण जो महासागरीय धाराएं हैं, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अंध महासागरीय ड्रिफ्ट की उपस्थिति से उत्तरी अंध महासागर वह अधिक गर्म रहता है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है और साइबेरिया के मैदान पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला 150 शब्दों में निबंधात्मक प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है अक्षांश और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव किस प्रकार पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले विकिरण की मात्रा को प्रभावित करने वाला होता है। तो देखते हैं इसका उत्तर। सूर्य की किरणें 0 डिग्री अक्षांश और विषुवत रेखा पर साल पर है वो लंबवत पड़ती है। 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको आप लिखेंगे इस प्रकार से 23.5 डिग्री उत्तरी और यहाँ भी 23.5 डिग्री सही लिखें। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच सूर्य ऊपर नीचे होता रहता है। 21 मार्च से 21 जून तक सूर्य उत्तरायण होता है, अर्थात ये कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और यहाँ पर उस वक्त ग्रीष्म ऋतु होती है और मकर रेखा पर शीत ऋतु होती है। 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक सूर्य दक्षिणायन होता है और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत पड़ती है, यहाँ पर उस वक्त ग्रीष्म ऋतु होती है और कर्क रेखा पर उसी समय शीत ऋतु होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तापमान है वो घटता जाता है, यानी ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये इस प्रकार से लिखें 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों के जो आगे जो ध्रुवीय भाग आता है वहाँ शीत कटिबंध है वो पाया जाता है। जहाँ पर वर्ष भर तापमान निम्न रहता है, इस क्षेत्र में वर्ष के अधिकांश महीनों में बर्फ जमी रहती है और इसका बर्फ जमे रहने का कारण है यहाँ सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है। इस प्रकार अक्षांश और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली विकिरण की मात्रा को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है उन प्रक्रियाओं की व्याख्या करें जिनके द्वारा पृथ्वी तथा इसका वायुमंडल ऊष्मा संतुलन बनाए रखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पर सूर्यातप का असमान वितरण है। सूर्यातप के असमान वितरण के बावजूद वायुमंडल सूर्यातप की असमानता को कम कर देता है। सूर्य पृथ्वी को गर्म करता है और पृथ्वी वायुमंडल को गर्म करती है। प्रकृति संपूर्ण पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसी क्रियाविधि को जन्म देती है जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण उष्णकटिबंधीय से उच्च अक्षांशों की ओर वायुमंडलीय परिसंचरण तथा महासागरीय धाराओं द्वारा संपन्न होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक गर्मी पड़ने के कारण वहाँ की वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और खाली स्थान को बढ़ने के लिए उपोष्णकटिबंध से हवाएं हैं वो उष्णकटिबंध की ओर चलती है, जिससे उष्णकटिबंध के तापमान में ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाती। इसी तरह से उपोष्णकटिबंध के क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंध से हवाएं चलकर इन क्षेत्रों में तापमान में संतुलन बनाए रखती है। इसी तरह से वायुमंडल के एक क्षेत्र के तापमान को ज़्यादा या नहीं बढ़ने देती। शीतकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अगर गर्म महासागरीय धाराएं चलती है तो ये धाराएं भी तापमान को बढ़ा देती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अगर ठंडी धाराएं चलती है तो वहाँ के तापमान को वो गिरा देती है। तो इस तरह से पृथ्वी की महासागरीय धाराएं हैं वो वायुमंडलीय ताप को संतुलित करते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है जनवरी में पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच तापमान के विश्वव्यापी वितरण की तुलना करनी है। तो जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में होती है ग्रीष्म ऋतु। इसका मुख्य कारण है जनवरी में सूर्य का दक्षिणायन होना, इसलिए सूर्य जो है उसकी किरणें हैं दक्षिण गोलार्ध में लंबवत पड़ती है जबकि उत्तरी गोलार्ध में उस समय सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम देखने को मिलता है। विषुवत रेखा के समीपवर्ती क्षेत्रों में 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कर्क रेखा के औसतन लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में इससे भी कम तापमान देखने को मिलता है। इस क्षेत्र के कई क्षेत्रों में तापमान है वो 0 से भी काफ़ी नीचे तक पहुंच जाता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है साइबेरिया का परकोनिया से -32 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीकी देश और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में अब उस समय जनवरी में तापमान यहाँ क्या होता है, जनवरी के समय में ये जो जगह है यहाँ तापमान है वो औसतन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी दक्षिणी भाग जो है ये भूमध्य रेखा के नीचे का दक्षिणी का भाग है, वहाँ और ज़्यादा दक्षिणी भाग है वहाँ चिली अर्जेंटीना में तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होता है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में तापमान है बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो ये तापमान का फ़र्क हो गया। इसके बाद में एक चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हो अपनी पाठ्य पुस्तक में। यह है चित्र 9.4 भूपृष्ठीय वायु तापक्रम वितरण जनवरी का।
तो इस चित्र को भी आप अपने साथ में बना सकते हैं। धन्यवाद।